हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये जो एमसीक्यू है ये मेरे मॉक टेस्ट का जो सेकंड क्लास कोल की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड क्लास माइंड मैनेजर का जो एग्जामिनेशन होता है डीजीएमएस के द्वारा, उसमें जो कोल वाले सेक्शन के लोग हैं वो अगर चाहें तो ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसका भी लेजिस्लेशन सही नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का सेपरेट तैयारी हो सके, चाहे आप फर्स्ट क्लास वाले हो चाहे ओवरमैन वाले हो, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। या फिर आप अगर कोल इंडिया वाले हैं तो कोल इंडिया के लिए भी एक अलग से कोर्स है, तो वो आप ले सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डायरेक्ट टेस्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपके सेकंड क्लास के लिए, कोल इंडिया के लिए, एससीसीएल के लिए, बीसीसीएल के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। चलिए डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं टेस्ट ओपन करके रखा हूँ। आप अगर टेस्ट सीरीज लेंगे सेकंड क्लास का तो कुछ ऐसा ही पोर्टल खुलेगा, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। अभी करीबन आपको 4-5 के आसपास, 6 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन अभी और भी टेस्ट सीरीज टेस्ट हर दिन डाला जाएगा। लगभग 12-15 टेस्ट आपको मिल जाएगा इसमें, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी स्क्रॉल करेंगे, साथ ही साथ आपको वीडियोस मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट से काम नहीं चलेगा। अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसमें डाउट होगा। जो डाउट होगा उसको खोजने कहाँ जाएंगे, तो वीडियो लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ लेजिस्लेशन का पूरा, जिसमें माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, क्रैच रूल, पिट हेड बाथ रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, सीएमआर लेजिस्लेशन, बाई लॉ, स्टेचुरी सर्टिफिकेट वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ में कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो आपको कुछ जैसे ऐसे ही ओपन होगा। 949 रुपीज़ प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज सेकंड क्लास का और प्लस आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल मैं डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पे स्विच करता हूं और डायरेक्ट दिखाता हूं आपको। ऐसा पोर्टल ओपन होगा, आप यहाँ पे टेस्ट में क्लिक करेंगे। देखिए -0.25 नेगेटिव मार्किंग है और +1 आपका स्कोर है, यानी एक सही होता है तो +1 है, कटेगा तो 0.25, जो कि डीजीएमएस का हिसाब से है। 5 ऑप्शन है सभी में, ठीक है। इसके बाद 150 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 150 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन एक्सप्रेस्ड इन केमिकल फार्मूला। तो आप कहेंगे कि ये तो डीजे देशमुख का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डीजे देशमुख का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि आपका डीजे देशमुख पोर्शन में नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर को गौर से देखेंगे तो ईएमटी से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिर्फ बायलॉ के चक्कर में ना रहे, आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो सॉरी इसका जो डेफिनेशन है उसका है मिनरल का, यानी कि मिनरल एक होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को होमोजीनियस कहा जाता है। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस का मतलब होता है जो नेचर में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी कि जो प्लांट और ये सब चीज़ से नहीं, मतलब इसमें नहीं पाए जाते, बल्कि नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। इसके बाद हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपके बारे में पढ़े होंगे आप। कलर होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, लस्चर होता है ना, हार्डनेस होता है, स्ट्रीक होता है, उसके बाद क्लीवेज होता है, बहुत सारा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है। कंपोजिशन होता है, केमिकल फार्मूला से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं Fe2O3, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये सब का जो फार्मूला होता है Fe3O4, ये सब एक्सप्रेस किया जाता है एक फार्मूला से, और यही फार्मूला बताता है कि ये हेमेटाइट का है, ये मैग्नेटाइट का है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है डेफिनेशन किसका, तो डेफिनेशन हो जाता है मिनरल का। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटक्रॉप ऑफ रॉक सराउंडेड बाय ओल्डर रॉक एंड देयरफॉर इंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम मेन मास बाय डिनंडेशन। ये आपका जियोलॉजी का क्वेश्चन है, बेसिक जियोलॉजी का क्वेश्चन भी रहता है, इसी तरह से बनाया गया है इसको। देखिए आउटक्रॉप क्या होता है, इनक्रॉप क्या होता है, उसको समझिए। मान के चलिए एक सरफेस है, कोई मिनरल है जो सरफेस को फाड़ के बाहर निकल चुका है। तो ऐसे मिनरल को जो सरफेस को फाड़ के बाहर निकल चुका है और हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं कि देखो कोयला है, तो इसको बोलते हैं आउटक्रॉप। क्या कहते हैं इसको आउटक्रॉप कहते हैं। अब इनक्रॉप क्या होता है, इनक्रॉप होता है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर तो निकला है फाड़ के, लेकिन
काफ़ी लंबे टाइम होने की वजह से उस पर बहुत सारा मिट्टी का लेयर जम गया है, एक सतह बन गया है, तो इसको हम लोग इन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनक्रॉप कहते हैं। ठीक है, इनक्रॉप। अभी इनलेयर क्या होता है, आउटलेयर क्या होता है, इसको समझिएगा। मान के चलिए कि कोई आउटक्रॉप है, यानी ऊपर वाला है, आउटक्रॉप के आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे चट्टान जमा हो गया है, छोटा छोटा बहुत सारा चट्टान जमा हो गया है, और ये जो चट्टान है जो इसको घेरे हुए है, यानी जो आउटक्रॉप को घेरे हुए है, इस चट्टान, ये जो चट्टान है ये ओल्डर चट्टान है, यानी कि पुराना चट्टान है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटलेयर। लेकिन यही वाला अगर नया चट्टान होता जो घेरे रहता, ठीक है, कुल मिलाकर के कहा जाए आउटक्रॉप आप समझ चुके हैं, तो आउटक्रॉप को अगर पुराना चट्टान घेरे है, ओल्डर रॉक घेरे हुए है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग आउटलेयर कहेंगे। और यही वाला अगर न्यू रॉक घेरे होता, अगर यही आउटक्रॉप होता और इसी आउटक्रॉप को नया नया जो चट्टान है, जो नया नया चट्टान बना है, अगर वो घेरे रहता, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं? उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं इन लेयर, इसको हम लोग इन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक जूलॉजी का पोर्शन है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलेयर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेन रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट कोल इनटू पेट्रोलियम बाय सिंथेसिस टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, अगर आप कोयला को पेट्रोल में बदलना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, आप कोयला को पेट्रोल में बदल सकते हैं, क्योंकि कोल में जो हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें, वो कंस्टिट्यूएंट होते हैं कार्बन। जो कार्बन जिसमें ज़्यादा होगा उतना अच्छा कोयला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइट की बात करें तो 86% के आसपास होता है कार्बन, तो उसको हम बेहतर मानते हैं। और जिसमें कम होता है, जैसे कि पीट की बात करें तो पीट में 56% से नीचे होता है, इसको हम लोग खराब कोयला कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन है, ठीक, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका सल्फर है, ठीक है, फॉस्फोरस है ना, और एक हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन कंपोनेंट होता है, ये हाइड्रोजन कंपोनेंट कोल में पाया जाता है, हाइड्रोजन कोयला में पाया जाता है। तो कोयला में जो हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हम बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो ये जो कोयला है ये धीरे धीरे पेट्रोल की तरह काम करने लगेगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिकेशन कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ाते रहना बढ़ाते रहना बढ़ाते रहना, जिससे उसका जो प्रॉपर्टी है वो पेट्रोल के जैसा हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं इसको हम लोग। और ये किया जा सकता है, हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो कोयला जो है वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें कि कितना, तो भाई साहब 2.5 टन अगर हम कोयला को कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1 टन पेट्रोल में चेंज हो सकता है, 1 टन पेट्रोल में चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है, इसलिए इसको भारत में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपसे पूछा था, हाउ मच अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 टन, यानी कि 2.5 टन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको टिक करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद है मड बकेट इज ऑल्सो नॉन एज। मड बकेट कहाँ इस्तेमाल होता है? तो जब आप सिंकिंग साफ्ट करते हैं, यानी साफ्ट सिंकिंग कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप मड बकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मड बकेट को हम लोग क्लाइक्स कहते हैं, बेनेक्स नहीं होता, बेनेक्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता। स्टीरअप होता है जो हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग में इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड जैसा डायरेक्ट टाइप का होता है। स्पाइडर क्या होता है? जो अनड्यू स्विंगिंग को रोकता है, अनड्यू स्विंगिंग को रोकता है, यानी एस्केप फोल्ड के ऊपर में जब आप केज को नीचे कर रहे होते हैं तो केज जो है, जो आपका केज है वो इधर इधर ना जाए, इसको रोकने के लिए हम लोग स्पाइडर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब डीजे देशमुख का चीज़ है भाई साहब। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बेसिक से EMT A to Z हम पढ़ाए हैं, आपको जरूर समझ में। अगर आप हमसे क्लास किए होंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लैक्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्लास्टेड डिब्रीज इज टेकन इनटू द सरफेस बाय द मींस इन शाफ्ट सिंकिंग। कहा गया है भाई साहब ऐसा है कि शाफ्ट सिंकिंग आप कर रहे हैं, ठीक, ब्लास्टिंग किए, ब्लास्टिंग करने से माल मटेरियल हो गया इकट्ठा। अब इन माल मटेरियल को हम क्या करेंगे, तो बकेट में डाल के इसको ऊपर सरफेस में ले जाएंगे और फेंकेंगे। तो जो बकेट है उसको हम क्या कहेंगे? तो उस बकेट को हॉपिट भी कहा जाता है, उसको बकेट भी कहा जाता है, उसको बॉक भी कहा जाता है, उसको कीबल भी कहा जाता है। तो ये चारों के चारों नाम है
चार नाम एक ही काम, बकेट ही है उसका सही आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बेराइन। बेराइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ, बेराइन बेसिकली किसका सॉल्यूशन है? CaCl2 का, FeCl2 का, NoCl2 का, MgCl2 का, CoCl2 का। अब देखिए भाई साहब, बेराइन क्या चीज होता है इसको हम समझते हैं। देखिए ऐसा है कि मान के चलिए एक स्टार्टा है, स्टार्टा में है बहुत सारा क्रैक। अब इस क्रैक के कारण क्या हो रहा है, क्रैक के कारण इसमें से बहुत सारा पानी रिस रिस के जमीन में आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो चट्टान है जिसमें बहुत सारा फीजर है, ये फीजर को हम जमा दे, पूरा बंद कर दे। तो इसको हम लोग बेराइन सॉल्यूशन डालते हैं। बेराइन सॉल्यूशन क्या होता है? CaCl2 का होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, हाँ कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसको उस सॉल्यूशन को हम लोग डालते हैं इसमें, इस जहाँ जहाँ पे क्रैक है वहाँ डालेंगे। उससे क्या होगा, ये जम जाएगा और आइस बन जाएगा, उसको चट्टान को पूरी तरह से जमा देगा। जब आइस बन जाएगा तो इसमें से पानी पास नहीं होगा और हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो बोला गया है बेराइन किसका सॉल्यूशन है, तो CaCO2 का सॉल्यूशन है बेराइन। ओके चलिए, तो इसको हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप कहेंगे कि सिर्फ आपको EMT का क्वेश्चन मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, मिला जुला क्वेश्चन है इसमें। आप देख सकते हैं EMT का क्वेश्चन भी है इसमें डाला हुआ है बहुत सारा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ओपन कास्ट का लेजिस्लेशन वाला पोर्शन का क्वेश्चन है, कि देखिए दिखागा चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्लास का एग्जाम दे रहे बच्चे का एग्जाम नहीं है, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट का भी क्वेश्चन है। ये देखिए आपका बेसिकली इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये देखिए आपका लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है, ये CMR का क्वेश्चन है, देखिए CMR का क्वेश्चन है, CMR का क्वेश्चन है, CMR का क्वेश्चन बहुत सारा है। CSR का मतलब क्या होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेन फेरियर क्यों होता है, ये सब आपको डीप में ओपन कास्ट का जो लेजिस्लेशन है, जो बायलॉज निकाले जाते हैं, बीच बीच में सर्कुलर निकाले जाते हैं, वो सभी सर्कुलर से उठा उठा के क्वेश्चन डाला जाता है। और उसको ध्यान में रख के ये बनाया गया है। द ओपनिंग कट ऑफ ओपन कास्ट माइन सीरीज, ये ओपन कास्ट का बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम लोग बॉक्स कट कहते हैं, पता है। मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट पर हॉल रोड, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। द डेंजर जोन इन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, डेंजर जोन कितना माना जाता है, ये CMR का बेसिक क्वेश्चन है। ऑल माइनिंग लीज आर टू बी ग्रांटेड बाय, ये MCDR का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर MCDR कब से पूछने लगा? देखो ऐसा है, MCDR का ना कुछ बेसिक पॉइंट आपको जानना ही पड़ेगा। आप इसको एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं सर, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसको क्वेश्चन कम से कम 3 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन पूछ ही देता है, 3 4 5 क्वेश्चन इसे पूछ ही देता है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसमें जो क्वेश्चन है इसका भी निकाल के इसमें डाला गया है, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो फिर देखिएगा यहाँ पे आएगा आपका कि DGMS का इंक्वायरी रेट। देखिए यहाँ पे ये आपका जनरल सेफ्टी का क्वेश्चन हो गया, जनरल सेफ्टी का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ इंजरीज ऑन ओपन कास्ट एम्प्लॉइंग 800 पर्सन है, इज इन 16 पर ईयर, देन द DGMS नॉर्म्स 1000 पर्सन पे इंजरी रेट क्या होगा, इंजरी रेट आपको निकालना है। इंजरी रेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वीडियो वगैरह में हम बताए हैं ऊपर में, आप देखिएगा वीडियो, ठीक है। नोबल मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, है ना, गैस में मीथेन ड्रेन में इस्तेमाल करते हैं। कट होल को क्या कहा जाता है, बेसिक देखिए बेसिक क्वेश्चन भी है, बेसिक लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हॉल रोड का मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेजिस्लेशन का बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। चेयरमैन फॉर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कौन होता है ना, ये DGMS का CMR का क्वेश्चन है, ये सब देखेंगे आप। तो फिर देखेंगे यहाँ पे आपका बेसिक लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है, जनरल सेफ्टी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, माइंस एक्ट का क्वेश्चन है, ब्लास्टिंग का है, ठीक है। देखिए माइंस एक्ट का क्वेश्चन दिख रहा है आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाला, ठीक है, ये सेक्शन वाला। क्रैच रूल का क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा आपका सिलेबस पे बेस्ड है। अगर आप चाहें इस MCQ को लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट MCQ पे आते हैं, जो करवा रहे थे उसको पहले कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा। और आपको सेकंड क्लास का अगर तैयारी करना ले सकते हैं यार, 20 दिन का टाइम है, 20 दिन में आप बहुत क्वेश्चन रट लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। और मेन बात हम आपको डाउट में नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वीडियो लेक्चर हम डाल दिए हैं अलग से, ताकि आपको डाउट हो फट से जाओ वीडियो लेक्चर देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ शाफ्ट सिंकिंग एम्प्लॉयड इन एनी फीजर वाटर बियरिंग स्टार्टर एक्सेप्ट रनिंग सैंड, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो सीमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग मेथड होता है, पाइलिंग मेथड, केजन मेथड, सीमेंटेशन मेथड, फ्रीजिंग मेथड, ये सभी के सभी शाफ्ट सिंकिंग के मेथड होते हैं, ठीक है।
PCCF हम लोग कहते हैं। P4 हो जाएगा पाइलिंग, C4 एक कैजन हो गया, सीमेंटेशन हो गया और फ्रीजिंग। ऐसे क्या है आपको याद रहता है कि ये 4 मेथड जनरली होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद इसमें अलग अलग सब डिवाइड होता है बहुत सारा टाइप में। तो यहाँ पे सीमेंटेशन मेथड हो जाता है जब जहाँ कहीं भी वाटर बियरिंग स्ट्राटा में फीजर बहुत सारा क्रैक हो, जिस चट्टान में पानी कंटेन होता है या पानी जिसमें से पास करता है, ऐसे चट्टान में जो बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है तो उसमें से पानी बहुत ज़्यादा रिसने लगता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल करते हैं सीमेंटेशन मेथड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा सीमेंटेशन। इसके बाद है सबमर्ज्ड सैंड डिपॉजिट कैन बी माइंड बाय। सबमर्ज्ड सैंड डिपॉजिट किससे माइनिंग किया जा सकता है? ड्रैगिंग, लीचिंग, ओसीएम, ओपन पिट माइनिंग, हाइड्रोलिक माइनिंग। तो EMT का जो लेक्चर मेरे से किए होंगे उसको सब पता होगा, ड्रेजिंग क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, इस सब मेथड को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रैगिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी कोल सीम्स बिलोंग टू ब्राकर फॉर्मेशंस। ब्राकर फॉर्मेशन में टोटल कितने कोल बिलोंग करते हैं? तो टोटल 18 कोल सीम जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे नीचे टोटल ब्राकर कोल सीम में पाए गए हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डबल ट्यूब कोल बैरल हेल्प्स इन। जब हम लोग ड्रिलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डबल ट्यूब और सिंगल ट्यूब वाला मिलेगा। सिंगल ट्यूब वाला में एक ही होता है, उसका डबल ट्यूब वाला में 3 लेयर बेसिकली पाया जाता है। एक तो पिस्टन रॉड हो जाता है, एक आपका पकड़ने वाला हो जाता है जिसको आउटर रॉड बोलते हैं, और बीच में एक होता है जो उसको रोटेट होने से बचाता है। तो डबल ट्यूब कोरल बैरल ज़्यादा अच्छे से रिकवरी देता है। ये सॉफ्ट स्टार्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोल बैरल को उठाने के लिए, है ना, कोर को उठाने के लिए बेसिकली ड्रिलिंग जब करते हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। EMT पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा बेटर रिकवरी ऑफ कोर। जनरली ओपन कास्ट माइनिंग इज इनिशिएटेड लिमिटेड टू ए डेप्थ बिलो। ओपन कास्ट माइनिंग, ये आपका सर्कुलर का क्वेश्चन है, ये सर्कुलर का क्वेश्चन है। सर्कुलर का क्वेश्चन भी चुन चुन के डाले हैं भाई साहब। अगर आप सर्कुलर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, मैं आपको 12 से 15 टेस्ट सीरीज दूंगा। इस 12 से 15 टेस्ट सीरीज में अगर 150 टेस्ट में क्वेश्चन होगा तो इसको आप 10 कीजिए, 12 कीजिए, चलिए 10 ही कीजिए, 1500 क्वेश्चन होगा टोटल कम से कम। तो 1500 क्वेश्चन अगर आप रट लेंगे ना भाई साहब तो आपका रटने से भी काम चल जाएगा। खाली आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए लिमिट नहीं रखें। आप टेस्ट को कितनी बार भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं। एक दिन में 10 बार मन कर रहा है तो 10 बार दीजिए एक टेस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो लिमिटेड रखा गया है 320 मीटर का, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर 320 मीटर तक आपको लिमिट रखा गया है जनरली। ठीक है, कुछ कंडीशन में अलग अलग जगह का अलग अलग स्टार्टा होता है, जैसे लिग्नाइट का माइंस होता है ना, अलग अलग जगह पे चट्टान होता है। देखो ओपन कास्ट में बहुत सारे चट्टान जनरली देखने को मिलते हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं बट मोटा मोटी हम आपको समझाते हैं। अलग अलग भारत का जो ज्योग्राफी है उस पर डिपेंड करता है कि ओपन कास्ट माइनिंग आप जहाँ पर भी चलाते हैं उसमें जब आप बॉक्स कट बनाते हैं तो बॉक्स कट बनाते हैं तो उसका 2 बॉक्स कट होता है बेसिकली। एक होता है इंटरनल बॉक्स कट, एक होता है एक्सटर्नल बॉक्स कट। ठीक है, कोल इंडिया वाला बैच में हम पूरा डिटेल में पढ़ा है। इंटरनल एक्सटर्नल 2 टाइप का होता है। तो जब आप बॉक्स कट लगा रहे होते हैं तो उससे पहले उसका क्या किया जाता है, मिनरल प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, सॉरी प्रोसेसिंग कह रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब जूलॉजिस्ट लोग आके पता करता है कितना मात्रा में कहाँ कहाँ मिनरल है और बेड जो है वो अनड्यूलेटेड है, स्ट्रेट है, कैसा है, मतलब जो कोल सीम है वो उसका थिकनेस वगैरह सब पता करता है। ठीक है, पता करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग माइनिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के स्टार्टा पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेप्थ तक जा सकते हैं। अगर स्टार्टा ऊपर का हमारा मजबूत है तो हम नीचे तक ज़्यादा जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि बेंच का कभी कभी फेलियर हो जाता है ना। अलग अलग टाइप का फेलियर होता है, टोटल 3 टाइप का फेलियर होता है ना, जो अलग अलग शेप में होता है। ठीक है, तो बेंच का फेलियर हो जाता है। अगर हार्ड स्टार्टा है तो फेलियर नहीं होगा, लेकिन अगर सॉफ्ट स्टार्टा है तो फेलियर हो जाएगा। ओपन कास्ट जहाँ कहीं भी चलता है भारत में जनरली किस टाइप की मिट्टी देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ऊपर का होता है सॉइल, फिर होता है आपका सब सॉइल। ठीक है, इसके बाद जो चट्टान जनरली पाए जाते हैं, कभी बेंटोनाइट पाया जाता है कहीं कहीं पे, ये बहुत कमज़ोर चट्टान होता है। सेल चट्टान पाया जाता है जो कि काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन एक होता है सैंडी सेल।
सैंडी सेल ये भी कमजोर होता है। बट एक आता है आपका रॉक सेल थोड़ा मजबूत होता है। इसके बाद आपका आता है सैंडस्टोन आपका मजबूत होता है। इसके बाद आता है मडस्टोन थोड़ा सा नॉर्मल मीडियम लेवल का होता है। तो इस तरह से बहुत सारे चट्टान है, उस चट्टान पे डिपेंड करता है जनरली, है ना। उसके लिए उसका साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि भाई साहब आप जो माइंस चला रहे हैं उसमें आप इतना मीटर तक रख सकते हैं डेप्थ, ठीक है। तो जनरली जो सर्कुलर में लिखा गया वो 320 मीटर लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट, ये पॉइंट है, द पॉइंट बियॉन्ड द मिनरल कैन या कोल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आउट इज कॉल्ड। एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके बाद आप मिनरल को इकोनॉमिकली नहीं निकाल सकते, मतलब कि आपको फायदा नहीं है फिर मिनरल निकाल के, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके आप, अगर मान के चलिए ऐसा है कि आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं माइनिंग करने के बाद, तो जो आपका 1 करोड़ रुपया है, ये 1 करोड़ रुपया खर्चा हो जा रहा है। कैसे? आप डीजल भरा रहे हैं मशीन में, फिर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं मशीन का, फिर आप मशीन में बहुत सारा पार्ट्स चेंज कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप बहुत सारा मैन पावर रखे हुए हैं उसको बांट रहे हैं पैसा, ठीक है। मैन पावर के बाद आप टैक्स दे रहे हैं, फिर आप रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जोड़ जाड़ के जब आप देख रहे हैं तो 1 करोड़ के बराबर हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला स्टेटमेंट काम कर जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा BESR यानी ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हाइट ऑफ बर्म जनरली केप्ट हाइयर देन। ठीक है, बर्म क्या होता है, पैरापिट क्या होता है, समझिएगा। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी ले। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा गला खराब है भाई साहब। इस सब मौसम में एक बार खांसी पकड़ता है तो ठीक नहीं होता है। खैर चलिए, देखो भाई साहब, एक कन्फ्यूज़न होता है, बर्म क्या होता है, एक होता है पैरापेट क्या होता है, एक होता है एम्बैंकमेंट वाल क्या होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। बर्म हमेशा डंप में बनाया जाता है, बर्म हमेशा डंप में बनाया जाता है, बर्म हमेशा डंप में बनाया जाता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ठीक। बर्म का जो हाइट होगा वो होगा रेडियस ऑफ टायर के बराबर। रेडियस ऑफ टायर मतलब जो वहाँ पे सबसे बड़ा वाला डंपर चल रहा होगा ना भाई साहब, वो डंपर का जो चक्का है, चक्का, उस चक्का का कितना डायमीटर है उसके बराबर बर्म रखा जाता है। यानी जहाँ भी ओपन कास्ट माइंस में आप डंप कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ से डंप कर रहे हैं, तो जो कोना में हम बर्म बना के दीवार बना के रखेंगे उसका जो हाइट होगा वो चक्का के हाइट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अब पैरापिट क्या होता है, पैरापिट को ही इम्बैंकमेंट वाल कहा जाता है, पैरापिट को ही इम्बैंकमेंट वाल कहा जाता है, पैरापिट को ही इम्बैंकमेंट वाल कहा जाता है। जब आप हॉल रोड बनाते हैं ना सर, जब आप रैंप बनाते हैं ना सर, जब आप ओपन कास्ट माइंस में कोई भी रास्ता बनाते हैं ना सर, तब उस कंडीशन में उस रास्ता के बगल बगल में अगर थोड़ा सा भी गड्ढा है, नीचे खाई है, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे आप पैरापेट या एम्बैंकमेंट वाल बनाते हैं, जिसका नॉर्मली हाइट होता है 1 मीटर। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पैरापिट एम्बैंकमेंट वाल, है ना। ये समझ गए, दोनों एक ही चीज़ होता है। बर्म क्या चीज़ होता है ये समझ गए। बर्म का रेडियस कभी भी पूछेगा, बर्म का हाइट जनरली पूछता है क्वेश्चन में, तो रेडियस ऑफ द टायर ऑफ द डंपर के बराबर होगा, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट जनरली एक्सट्रैक्टेड। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, देखो बहुत सारे टाइप का डिपॉजिट होता है। प्लेसर डिपॉजिट होता है, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट होता है, हाइपोथर्मल डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो प्लेसर डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, देखो धरती में जब पानी बहता है बहता है बहता है, तो पानी बहने के बाद वो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण, उसमें बहुत सारा ग्रेन होता है, वो ग्रेन ग्रेविटी के कारण आके कहीं एक जगह जमा हो जाता है, प्लेस हो जाता है, ठीक है। उसका धीरे धीरे वो जम जाता है और धीरे धीरे वो मिनरल का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर। तो ये सब एग्जाम्पल है आपका प्लेसर डिपॉजिट का। तो इसको हम लोग जनरली सरफेस माइनिंग मेथड से निकाल सकते हैं, प्लेसर डिपॉजिट सरफेस माइनिंग मेथड से निकाल सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं गोल्ड का जनरली ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है। सिल्वर का जो माइंस होगा वो जनरली ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है। चलिए आते हैं सरफेस माइनिंग मेथड। अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं। अभी बाकी सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन हम अभी 14 या 15 क्वेश्चन टिक किए हैं, एक बीच में छूट गया था, ठीक है। 150 क्वेश्चन है भाई साहब, अब आप कर लो 150 क्वेश्चन
करो, क्योंकि सेकंड क्लास में 150 क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, इससे पहले नहीं पूछता था ऐसा, ठीक है। 2020 की क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मात्र 100 क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले 100 क्वेश्चन था, लेकिन 2021 में पैटर्न चेंज हो गया और टोटल 150 क्वेश्चन देने लगा। 2022 में 150 क्वेश्चन दिया, 2023 में अभी 150 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपको मात्र 75 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क्स लाने होंगे आपको, जो कि +1 और नेगेटिव मार्किंग में 0.25, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। 5 ऑप्शन आपके होंगे और सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा पोर्शन है सेकंड क्लास का, आप खोल के देखो तो सही, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करो, उससे हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम आपका टेस्ट में डाल दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए यहाँ पे हम सबमिट मारते हैं। जैसे सबमिट मारेंगे बोला गया ये है अटेम्प्टेड, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बता देगा भाई साहब, है ना, कि भाई आप देखो इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। चलिए हम सबमिट मार देते हैं, कोई बात नहीं। सबमिट मारेंगे, थोड़ा सा रीडायरेक्टिंग में टाइम लेगा, आपका प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आपको पूरी आपका टाइमिंग बता देगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो मार्क एज कंप्लीट कर सकते हैं या मार्क इज इनकम्प्लीट कर सकते हैं, और आपके सामने स्कोर भी आ जाएगा। अभी फिलहाल स्कोर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम खुद से ही दे रहे हैं टेस्ट अपना, है ना, लेकिन आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा, साथ ही साथ एक रिजल्ट कार्ड आ जाएगा। रिजल्ट कार्ड में जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे सबका स्कोर आ जाएगा, सीरियल वाइज रैंक वाइज आ जाएगा, है ना, उससे आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको एक मॉनिटर दिया गया है। मॉनिटर यह है कि आप कितना % टेस्ट अभी तक दिए हैं। जैसे अभी 5 ही टेस्ट डाले हैं, इसीलिए अभी ऐसा दिखा रहा है। रोज एक टेस्ट डाल रहा हूँ मैं लगातार, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, एक टेस्ट रोज देते रहेंगे, हल्के हल्के हौले हौले पार हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिएगा वीडियो लेक्चर अभी तक एक भी नहीं देखे हैं तो 0% कंप्लीट बता रहा है। आप जैसे जैसे वीडियो लेक्चर देखते जाएंगे आपको बताते जाएगा आप कितना % पोर्शन को कंप्लीट किए हैं। तो अपना उस हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं आप कि भाई आज 10% करेंगे, आज 20% करेंगे। इससे आपका सिलेबस और आपको आसानी हो जाएगा। कुछ OMR बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार पूछे जा सकते हैं। देखिए बताते हैं, DGMS अपना पैटर्न को थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा है। क्वेश्चन OMR वाला भी हो सकता है लेकिन CBT होगा। अब आप कहेंगे सर कि ये कुछ भारत सरकार का कुछ परीक्षा ऐसा हुआ है जिसमें OMR वाला एग्जाम था लेकिन कंप्यूटर में था। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है सर? तो इसमें 1-2 टेस्ट हम ऐसा डाले हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर ऐसा कभी पूछता है OMR वाला CBT में, जो कि पैटर्न अभी चल रहा है, ठीक है, मतलब कैसा होगा हम आपको मोटा मोटी बताते हैं। कुछ नहीं, स्क्रीन पे ही आपका क्वेश्चन भी रहेगा, इसको स्क्रॉल करके आप देखते जाएंगे PDF जैसा, और साइड में आपका OMR सीट रहेगा, उसमें आपको खाली क्लिक करते जाना, बस वही है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो अब मैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, 1 मिनट, टाइम हो गया 27, तो मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। 6200-670-155, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6200-670-155। इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, मैसेज करना है कि सर हमको सेकेंड क्लास का कोल वाला ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर आप कोल इंडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोल इंडिया वाला भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी बना हुआ है कोर्स, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है, वो मैं लिंक आपको सेंड करूंगा। मैं प्रोसेस वहीं बता दूँ, कुछ नहीं करना है, बस ऐप को इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना, बेसिक जो होता है, उसमें क्लासरूम ID डालना है, अपना पेमेंट डालना है, आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। आप फिर आराम से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर आप आराम से दे सकते हैं। वैलिडिटी अभी फिलहाल के लिए हम 6 महीना रखे हैं, लेकिन हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं सेकंड क्लास का, तो मेरा सबको सजेशन होगा सेकंड क्लास का ले ही लेना चाहिए, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है ना, बहुत एनालिसिस करने के बाद बनाया है ये, तो आपका ज़रूर काम आएगा, और आपको थोड़ा तजुर्बा भी है क्वेश्चन पेपर को देख के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।